अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है फैराडे एक्सपेरिमेंट। हम देखेंगे फिर फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है, उसकी इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई किसी एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने उसे वेबर में मेजर किया था। ठीक होगी बात। तो आज उस बेसिक कंसेप्ट को लेके हम देखते हैं, पहले फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं कि क्या है। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारी मेन हेडिंग है फैराडे एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? लेट्स से आपके पास एक कंडक्टिंग लूप है, आपने उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है या एमीटर अटैच किया हुआ है जो मुझे करंट की मौजूदगी का बताएगा। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कोई बैटरी नहीं है, कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है, इसका अंदर कोई करंट नहीं चल सकता। सर्किट क्लोज है, पाथ क्लोज है, मगर देर कोई आपके पास ईएमएफ का सोर्स मुयस्सर नहीं है। अब आप एक मैग्नेट को इसके करीब लाते हैं, तो आप देखेंगे जब आप करीब ला रहे होंगे तो क्या आप जो एम मीटर है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी, वो बताएगी कि भाई इस लूप में करंट आया है। अब आप इस मैग्नेट को स्टॉप कर दें। जैसे ही आप स्टॉप करेंगे एम मीटर में नीडल जीरो पे आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब करंट गायब हो गया। अब वापस आप मैग्नेट को पीछे खींचें। जब आप पीछे खींचेंगे तो फिर करंट नीडल डिफ्लेक्ट होगी, मगर अब उसकी डिफ्लेक्शन मुखालिफ सिमत में होगी। मतलब करंट अब भी पैदा हुआ मगर अब मुखालिफ सिमत में चला। तो अब आपने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में कि जब किसी लूप के करीब हम मैग्नेट को लाते हैं तो उस लूप में एक करंट पैदा होता है, और वो करंट तब तक पैदा होता रहता है जब तक मैग्नेट उसके करीब आ रहा है। अगर मैग्नेट रुक गया तो फिर कोई वहां पे करंट नजर नहीं आएगा। अगर आप मैग्नेट को पीछे खींचेंगे तो अब आपके पास फिर करंट आएगा, मगर अब करंट की डायरेक्शन पहले वाले करंट की निस्बत मुखालिफ हो जाएगी। तो इसको हम फाइंडिंग्स के तौर पे डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो करंट अपीयर होता है वो बेसिकली रिलेटिव मोशन की वजह से आता है। किस किस की रिलेटिव मोशन आपके पास? कि लूप और जो मैग्नेट की रिलेटिव मोशन थी उसकी वजह से आता है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास करंट गायब हो जाता है जब आपके पास उसकी रिलेटिव मोशन खत्म हो जाती है। यानी अब इसका मतलब समझो कि मैं मैग्नेट को लूप के करीब ला रहा था, यही मामला हो सकता है अगर लूप को मैग्नेट के करीब ले जाया जाए तब भी करंट पैदा होगा। यानी दोनों में से किसी एक को मूव करना चाहिए, आया मैग्नेट को या फिर आपके लूप को। तो तब एम मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी बताएगा कि भाई करंट था। तो इसलिए रिलेटिव मोशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि जरूरी नहीं कि हर बार मैग्नेट ही मूव करे, आप उस लूप को भी मूव करवा सकते हैं मैग्नेट को एक जगह पे रख के। मगर इसका मतलब जब तक मोशन है, रिलेटिव मोशन है, करंट रहेगा, और करंट डिसअपीयर हो जाएगा आपके पास कब? जब आपके पास रिलेटिव मोशन उन दोनों के बीच में गायब हो जाएगी। तो ये चीज समझनी है आपने। ठीक होगी बात। फिर अगली चीज क्या हमने समझी कि जितना तेजी से आप इसको मूव करवाते जाएंगे, कभी करीब ला रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं, कभी करीब कभी दूर, तो उतनी तेजी से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक होगी बात। तो अब इसी बात को अगर मैं जो भी कर रहा हूं कि अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल को, इसका मतलब है कि आपके पास उसे आप मैग्नेट को करीब लाते हैं पोल के, क्लॉकवाइज करंट चलता है। तो अब अगर आप उसको पीछे खींचेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट को करीब ले जाएं या दूर ले जाएं करंट पैदा होगा, मगर दोनों आर की निस्बत, यानी अगर करीब ले जा रहे होंगे तो जिस सिमत में करंट होगा वापस खींचते वक्त करंट उसकी मुखालिफ सिमत में आएगा। तो ये हमारी सारी फाइंडिंग थी जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट की मदद से समझी। तो बात समझ आ गई। अब इसी का थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्जन देखते हैं। लेट्स से दैट इज सेकंड एक्सपेरिमेंट। हम समझते हैं कि हमारे पास अब आप देख सकते हो दो लूप है। एक लूप उसी तरीके से है जिसमें एमीटर है, दूसरे लूप में आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है, एक स्विच दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। स्विच इस वक्त ओपन है। अच्छा जनाब, अब एक चीज समझिएगा कि ये दोनों लूप आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से दूरी पे पड़े हैं, कुछ दूरी है इनके बीच में। तो अब अगर आप स्विच क्लोज करेंगे तो आपके जो राइट हैंड पे लूप है वो तो क्लोज पाथ बन जाएगा, बैटरी की वजह से करंट चलेगा।
तो उस करंट की वजह से हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, कि किसी भी लूप में जब करंट आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो राइट हैंड पे जो लूप पड़ा है वो मैग्नेटिक फील्ड उस तक भी पहुंचेगी। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तो आपके जो लेफ्ट हैंड वाला लूप है इसमें एक फील्ड पहुंचेगी, जिसकी वजह से अब हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास फील्ड चेंज होगी यहाँ पे, तो आपका एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर मैं स्विच को ओपन कर देता हूं तो इसका अंदर करंट कम होगा, फील्ड कम होगी, इसका मतलब लेफ्ट वाले लूप के लिए फिर फील्ड में चेंज आई, अब फिर करंट बनेगा, मगर अब करंट पहले वाले की निस्बत क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो समझ आ रही बात कि आपके राइट हैंड लूप में जब भी करंट में कोई बदलाव आता है तो लेफ्ट हैंड वाले लूप के अंदर करंट की डिफ्लेक्शन आती है। तो ये एक मुद्दा था आपके पास बेसिक जो आपने समझना था। तो इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने एक करंट में बदलाव लाए एक लूप के अंदर, और उसके करीब पड़े हुए दूसरे लूप में भी करंट पैदा हो गया, हालांकि वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ये कैसे होता है, इस चीज को हम देखते हैं। तो अब आपके पास ये जो सेकंड लूप में करंट बन रहा है, या जो इस तरीके से सेकंड लूप आप देखो, जो आपका लेफ्ट वाला लूप है इसमें कोई बैटरी नहीं है, ऐसी सूरत में जो करंट बन रहा है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ठीक हो गया? तो देसी देसी मतलब ये याद रखो, बगैर बैटरी के जो करंट बन रहा है दैट इज इंड्यूस करंट। अब वो कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे, मगर फिल वक्त मोटी सी एक निशानी है। तो अब इसके बिहाइंड द सीन भी देखेंगे कि कैसे ये करंट पैदा हो सकता है। फिर जनाब आपके पास जो आपके वर्क डन होगा चार्ज के ऊपर, यानी जो आप जाहिर सी बात है लेफ्ट वाले लूप में करंट चला है, चार्जेस मूव किए हैं, इसका मतलब किसी ने तो उन पे वर्क किया है, तो वो जो आपके पास चार्जेस पे वर्क होगा दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी लेफ्ट वाले लूप में बैटरी कोई नहीं है मगर करंट है, तो बैटरी करंट है तो इसका मतलब कोई ना कोई ईएमएफ तो होगी, उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है इंड्यूस करंट पैदा करने का, ईएमएफ पैदा करने का, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको बोलते हैं। तो जनाब अब ये तो हमने बेसिक एक्सपेरिमेंट किए कि हमें एक चीज ऑब्जर्व हो रही है। अब इसके अंदर होता क्या है, कैसे ये सारा कुछ होता है, तो उसमें हमारी हेल्प करता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। अब हमने अब तक देखा क्या, हमने क्या पता चला कि एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाते हैं एक लूप में, जो दोनों एक्सपेरिमेंट मैंने अभी देखे, क्योंकि दोनों सूरतों में करंट चल रहा था। करंट चलने का मतलब बिहाइंड द सीन के वहां पे ईएमएफ भी कोई ना कोई थी। तो इसका मतलब अब हो क्या रहा था, जब मैं मैग्नेट को करीब ला रहा था तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा था, लाइनों की तादाद बढ़ रही थी या लाइनों की तादाद कम हो रही थी। सेकंड केस में देखो, जब करंट स्विच क्लोज किया करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, जब मैंने स्विच ओपन किया मैग्नेटिक फील्ड कम हुई। तो इसका मतलब अब सारी बात आ गई मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव पे, कि अब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव कितना आता है। फिर इसी तरीके से फैराडे लॉ ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को समझना हो तो लाइनों का सहारा ले लो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया उसने। तो अब ये दोनों बातें बेसिकली फैराडे के क्रेडिट पे जाती हैं, कि अब उसने एक तरीके से बताना हमें चाहा कि किस तरीके से इंड्यूस करंट आएगा, किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ आएगी। तो जनाब अब हम तक क्या समझे सारी बहस से, कि आपके पास किसी भी लूप में ईएमएफ पैदा हो जाएगी जब वहां पे उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बदलाव आएगा, चेंज होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज होना चाहिए, चाहे बढ़े चाहे कम हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, बस बदलाव आना चाहिए, उसकी कीमत, उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। ठीक होगी बात? तो अब अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तो उस लूप में ईएमएफ पैदा होगी, और अगर वो लूप क्लोज है तो करंट चलेगा। तो ये हमारे पास अब बुनियाद बनेगी, हमारी सोच बनेगी कि किसी भी जगह पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आती है, किसी भी जगह पे इंड्यूस करंट कैसे चलता है। तो बिहाइंड द सीन जो बेसिक कंसेप्ट हमें समझ आया कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बदलाव आता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होती हैं। तो अब इसको कोई मैथमेटिकली कंसेप्ट लेते हैं, कैसे इसका फार्मूला बनाएंगे।
तो जनाब, अब आपके पास अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाएं तो आपके पास फैराडे लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेट का मतलब समझते हैं ना, वक्त के लिहाज से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बदलाव आता है पासिंग थ्रू द लूप, जो किसी लूप में से गुजर रही होती हैं। डिटरमिन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या मतलब कि अगर मुझे इंड्यूस ईएमएफ की कीमत चाहिए तो मैं क्या देखूंगा कि किसी टाइम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बदलाव आया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बदलाव यानी फ्लक्स का बदलाव एक तरह से आ गई ना बात। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बदलाव टाइम के लिहाज से मैंने देखना है। तो जब मैं उसे टाइम के लिहाज से देखूंगा तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता चलेगा। अब इसी को अगर मैं फ्लक्स की जुबान में समझाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि फैराडे लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी सर्किट में आती है दैट इज द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें एक लफ्ज का इजाफा हुआ है नेगेटिव का, अभी मैं उस नेगेटिव को नहीं डिस्कस करता, वापस उस लफ्ज पे जाते हैं। रेट, रेट का मतलब वक्त के साथ जो बदलाव आता है, रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस सर्किट में चेंज हो रहा है कहां, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज समझनी है आपने कि आपने फ्लक्स का बदलाव देखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलाव देखना है वक्त के लिहाज से कि कितने टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, दैट इज इक्विवेलेंट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब फार्मूला मैं लिख देता हूं, तो ईएमएफ बराबर लिखी गई माइनस डेल फाई ओवर डेल टी, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। नेगेटिव साइन जो यहाँ पे आ रहा है इसकी एक अपनी बहुत ज्यादा अहमियत है, ये मुझे उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। क्या मतलब, जब आप सेल देखते हैं तो सेल पे प्लस और माइनस लिखा होता है, यानी सेल की पोलैरिटी पता चल रही होती है कि ये एंड पॉजिटिव है ये एंड नेगेटिव है, करंट का पता चल जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। अब जो हम उस केस पढ़ रहे हैं इसमें तो बैटरी है ही नहीं, बगैर बैटरी के करंट चल रहा है, तो हमें उसकी डायरेक्शन भी तो पता होना कि कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा एंड नेगेटिव है। तो वो ये नेगेटिव साइन हमें उस पे लेके जाएगा, हमें गाइड करेगा, यानी मुझे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस नेगेटिव साइन से पता चलेगी, जो आने वाले टॉपिक हम लेंज़ेस लॉ में डिटेल में पढ़ेंगे। लेंज़ेस लॉ सारे का सारा इस नेगेटिव साइन के बारे में है, ठीक होगी बात। तो अभी फिल वक्त मैं आपके पास माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड आपको समझाना चाहता हूं, ठीक होगी बात। तो आने वाले टॉपिक में हम नेगेटिव साइन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो अभी आपने स्टोरी पढ़ी उसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो एक लूप में हो रहा है। अगर मेरे पास n टर्न्स आ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि हर टर्न के लिए जब फ्लक्स चेंज होगा तो हर टर्न के अंदर ईएमएफ आएगी, यानी आपके पास ढेर सारी टर्न्स हैं और उन सारी टर्न्स के लिए फ्लक्स में बदलाव आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुई, तो आपकी हर टर्न के अंदर अलग अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। तो टोटल ईएमएफ कैसे हासिल होगी, तो सारी इंडिविजुअल ईएमएफ को मैं जमा कर दूंगा। तो इसका मतलब जब आप किसी सोलिनॉइड को देखेंगे तो उस सोलिनॉइड में ढेर सारी टर्न्स होंगी, तो जब किसी सोलिनॉइड के लिए फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी सारी टर्न्स में जो ईएमएफ आएगा वो एड अप हो जाएगा, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ की समझ आएगी हमें, ठीक होगी बात। तो यही बात हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे अगर मैं डिफाइन करूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्विवेलेंट टू, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन n नंबर ऑफ कॉइल इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कैसे मैंने बोला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन n नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज फैराडे लॉ कहलाती है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, induced EMF in n number of turns is equivalent to negative of rate of change of magnetic flux। अब हम ये फ्लक्स कैसे कैसे बदल सकते हैं, इसके काफी सारे तरीके आपके पास, तो हम इसमें से चंद एक को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहला आज एक्सपेरिमेंट समझाया कि मैं मैग्नेट को लूप के करीब लेके जा रहा था, अब जब मैं मैग्नेट को लूप के करीब जाऊंगा तो उसके लिए फ्लक्स में बदलाव आएगा, ठीक होगी बात। इसी तरीके से सेकंड एक्सपेरिमेंट जो आप देखा, करंट में बदलाव लाए थे हम, यानी स्विच क्लोज करते थे स्विच ओपन करते थे, करंट बढ़ता या कम होता, जिसकी वजह से उस करंट की वजह से मरने वाली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता, ठीक होगी बात। इसी तरीके से अब आप लूप को भी तो फील्ड में ले जा सकते हैं, ऐसी फील्ड जो फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है, यानी खुद ही कहीं लाइनें ज्यादा है कहीं कम है, तो जब आप ऐसे लूप को उस जगह पे ले जाओगे तो खुद ही उसमें लाइनें बढ़ रही होंगी लाइनें कम हो रही होंगी, तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। फिर दूसरा हिस्सा एक कंसेप्ट और भी बनता है कि आप लूप को घुमाओ,
अब जब आप लूप को घुमाओगे तो नॉर्मल यानी लूप का जो नॉर्मल होगा और बी के बीच में एंगल बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपके पास क्या है कि अगर आपका लूप का नॉर्मल फील्ड के साथ बदल रहा है यानी लूप को घुमा रहे हैं आप, तो इसका मतलब थीटा चेंज होगा, इसका मतलब उस लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। ठीक होगी बात। एक कंसेप्ट और है कि आप उस लूप की शेप या साइज चेंज कर दो, यानी एरिया में चेंज ले आओ। तो इसका मतलब अब अगर आप फ्लक्स को समझते हैं, फ्लक्स बराबर है बी ए कॉस थीटा, तो इसके मतलब बी में बदलाव ला सकते हो, एरिया में बदलाव ला सकते हो, थीटा में बदलाव ला सकते हो। तो इन तीनों बदलाव की वजह से फ्लक्स बदलेगा। अब जाहिर है इस बदलाव में कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताएगा आपको, ईएमएफ बताएगा। अब इसी चीज को हम इंटीग्रल फॉर्म में देखते हैं। फैराडे लॉ क्या है, हमने फैराडे लॉ का जो टूल बनाया है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी है, हम इसे डी फाई ओवर डी टी मेंशन कर सकते हैं। फाई हमने पढ़ा हुआ है अभी क्लोज आपके पास सरफेस के लिए बी डॉट डी ए लिखा जा सकता है, तो मैंने उसे यहाँ पे डी ओवर डी फाई की वैल्यू लगा दी, डी ओवर डी टी को साइड पे कर दिया मैंने। अब अगर मेरे पास एक लूप है तो एन की वैल्यू 1 प्लेस कर सकता हूं। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में पढ़ा कि ईएमएफ बराबर होती है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पाथ एलिमेंट। तो अब आपके पास ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है तो ईएमएफ की वैल्यू हम ये प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला इस वक्त आपके सामने आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब इसी तरीके से जो अगली चीज मुझे समझनी है दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। अब हम जानते हैं कि भाई आप इस जगह पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ई डॉट डी एस यानी कि लाइन इंटीग्रल था क्लोज लाइन इंटीग्रल, वो आप रिलेट करोगे किसके साथ, सरफेस के साथ, तो वो आ जाएगा कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट है आपके पास पाथ एलिमेंट वेक्टर एलिमेंट के साथ। तो जनाब अब इसका ना ई डॉट डी एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए के साथ। आपके लेफ्ट और राइट दोनों पे डी ए है, तो अगर आप लेफ्ट राइट वाले पार्ट को दूसरे एंड पे ले जाते हो तो नेगेटिव में है, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, डी ए कॉमन लिया जा सकता है। अब इसका ना दो चीजें इंटीग्रल के अंदर मल्टीपल हो रही हैं और जवाब जीरो में आ रहा है, इसका ना दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, लूप का एरिया तो होगा, तो इसका ना दूसरा फैक्टर जीरो होना चाहिए, तो हम उसे मानते हैं कर्ल ई प्लस डीबी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। आप इसे लिख पाएंगे, ये डीबी ओवर डी टी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस डीबी ओवर डी टी लिखा जा सकता है। तो कर्ल ई को हम डेल क्रॉस ई भी लिख सकते हैं माइनस डीबी ओवर डी टी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जनाब आज आपने अभी क्या सीखा, आपको पता चला कि बुनियादी तौर पे इंड्यूस्ड करंट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कि आप किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब बदलाव लाते हैं और क्लोज लूप के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाए तो उसमें करंट चलना शुरू हो जाता है, उस करंट को इंड्यूस करंट कहेंगे, उस इंड्यूस करंट को चलाने वाली ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने पढ़ा कि भाई इसमें फैराडे लॉ हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्विवेलेंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के, तो वहां पे हमने इस चीज को फ्लक्स की लैंग्वेज में भी पढ़ा, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की में भी लैंग्वेज में भी समझा। फिर हमने देखा कि भाई आपके पास अगर n नंबर ऑफ लूप आ जाए तो ईएमएफ इक्विवेलेंट आ जाती है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो आपके पास इस तरीके से हमने उसका फार्मूला बना लिया, फिर हमने उसकी इंटीग्रल फॉर्म देखी, फिर हमने उसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखी। तो ये अब आपके पास आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम लेंजेस लॉ को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।